नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। मॉर्निंग बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों से। देहरादून में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली होने जा रही है और माना जा रहा है कि इस रैली में 1.25 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। वहीं इस रैली को उत्तराखंड में बीजेपी का चुनावी शंखनाद बनाया जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजय संकल्प रैली के लिए परेड ग्राउंड में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएम मोदी रैली से पहले 15,728 करोड़ रुपए की 11 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 2,573 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 7 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी 8,600 करोड़ की लागत से बनने वाले दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का भी शिलान्यास करेंगे। जल विद्युत परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। वहीं 120 मेगावाट व्यास की जल विद्युत परियोजना शुरू की जाने वाली योजनाओं का भी उद्घाटन किया जाएगा। आज सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की एक अहम बैठक होगी, जिसमें आंदोलन के भविष्य के बारे में फैसला लिया जा सकेगा। किसान नेताओं ने कहा कि एमएसपी पर एक पैनल के लिए केंद्र सरकार को 5 नाम भेजे जाएं और नहीं इस पर कोई भी फैसला बैठक में किया जाएगा। वहीं बैठक में प्रदर्शनकारी किसानों की लंबित पड़ी मांगों पर भी विचार किया जाएगा, जिनमें एमएसपी पर कानूनी गारंटी, किसानों के खिलाफ मामले वापस लेना, आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा देना शामिल है। आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। इससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि जब तक सरकार किसानों से वार्ता नहीं करेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी ठंड में भी आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि कानून वापसी लिए जाने के बाद किसान अब सकारात्मक है और किसान आंदोलन के सभी मुकदमे वापस लेने पर विचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि एमएसपी के मुद्दे पर कमेटी बनाकर कार्य अमल में लाया जाएगा और इसके लिए बनाई जाने वाली कमेटी में किसानों को भी रखा जाएगा। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का किसान आंदोलन पर कहा कि 3 कृषि कानून किसानों के हित में नहीं थे। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आज खेती घाटे का सौदा है। वहीं उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानून किसानों के हित में नहीं थे। किसान आंदोलन पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अब 3 कृषि कानून वापस लिए जा चुके हैं, जिससे किसानों में खुशी है। वहीं उन्होंने कहा कि एमएसपी बनाने का जो विषय है उस पर किसान सहमति जता रहे हैं और जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उस पर हरियाणा सरकार का रुख सकारात्मक है। प्रदेश सरकार किसानों और हरियाणा की जनता के जनहित कार्यों को लेकर लगातार कार्य कर रही है। टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल किसान नेता प्रगट सिंह और बलदेव सिंह ने किसानों की तरफ से खुशी जताते हुए कहा कि आंदोलन की मांगों पर 95% बात बन चुकी है। अब किसानों पर दर्ज मामले भी वापस होने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी पर जल्द कमेटी बनाए और उस कमेटी को फैसला लेने के लिए टाइम बाउंड भी करे। उन्होंने उम्मीद जताई कि बाकी बची मांगों पर भी सरकार किसानों के हक में फैसला लेगी। चरखी दादरी में सांगवान खाप की अगुवाई में 2 जनवरी 2022 को कितलाना टोल पर खाप पंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान सामाजिक मुद्दों पर कई अहम फैसले लिए जाएंगे। खाप के फैसले को प्रदेश भर में लागू करने के लिए कमेटी का भी गठन किया जाएगा। कृषि कानूनों की वापसी पर महामहिम राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल किसान काफी खुश नजर आए। उन्होंने इसके लिए सरकार का धन्यवाद किया है।
अंबाला में विश्व दिव्यांग दिवस पर सीएम मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज ने दिव्यांगों को बड़ी सौगात दी है। 31 करोड़ की लागत से दिव्यांगों के लिए बनने वाले देश के सबसे पहले आजीवन देखभाल गृह का शिलान्यास सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनिल विज की मौजूदगी में किया। अनिल विज ने बताया कि इस आजीवन देखभाल गृह में दिव्यांगों को स्वास्थ्य, योग, मेडिटेशन और भोजन की व्यवस्था पूरी तरह से निःशुल्क मुहैया कराई जाएगी। सीएम ने विश्व दिव्यांग दिवस पर कहा कि नेत्रहीन क्लास 1 और क्लास 2 अधिकारियों को बिल प्रिंट दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि हर जिले में एक स्टेडियम में दिव्यांगों के लिए अलग कार्बन बनाया जाएगा। साथ ही पानीपत के दिव्यांग स्कूल की नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने इस मौके पर दिव्यांगों की समस्याओं के निवारण के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें दिव्यांगों के कल्याण की योजना से भी अवगत कराया जाएगा। भिवानी में राज्य स्तरीय दिव्यांग दिवस मनाया जाएगा, जिसमें कृषि मंत्री जेपी दलाल ने 71 लाख से ज्यादा के 430 दिव्यांग सहायता उपकरण बांटे। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए राज्य सरकार पेंशन और नौकरी में आरक्षण के बाद अब व्यापार करने पर भी रियायत देगी। उन्होंने तो ये तक कहा कि उनको तो कांग्रेस पर तरस आता है कि पार्टी को शैलजा के रूप में प्रदेश अध्यक्ष मिला है। फतेहाबाद में टीएमसी के नेता अशोक तनवरे ने कहा कि राहुल गांधी से दोस्ती वहीं तक थी जब तक पार्टी में था, अब दोस्ती देश बचाना है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से उनकी मित्रता अब नहीं है। तनवरे ने कहा कि वैसे तो शांत है, लेकिन समय आने पर वे गलत व्यक्ति की गर्दन भी काट सकते हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत हिसार के गंगावा में 2 दिवसीय खुले दरबार के पहले दिन का शुभारंभ हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगावा ने किया। रणबीर गंगावा ने इसके उपरांत विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी स्टॉलों का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रेवाड़ी में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को चिन्हित कर विभिन्न विभागों के अधिकारियों से उनकी काउंसलिंग कराई जा रही है। वहीं मेले का अवलोकन करने पहुंचे गुरुग्राम आयुक्त राजीव रंजन ने कहा कि निजी या सरकारी नौकरियों के बजाय युवा स्वरोजगार बनाएं। यमुनानगर के बिलासपुर में 80 लाख से अधिक का गेहूं खुले में रहने के कारण बर्बाद हो गया, जिसके बाद वेयर हाउस कॉर्पोरेशन ने रखरखाव का जिम्मा निजी कंपनियों को देने का फैसला लिया है। वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन नयनपाल रावत ने कहा कि 9 लाख मीट्रिक टन गेहूं के रखरखाव के लिए एक कंपनी को ऑनलाइन टेंडर दिया है। गुरुग्राम में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर तरीके से देने के लिए कैनविन फाउंडेशन ने राजेंद्र पार्क में अपना तीसरा पॉलीक्लिनिक खोला है। कैनविन के संस्थापक नवीन गोयल और डीपी गोयल ने अपनी मां अंगूरी देवी के पुण्यतिथि पर पॉलीक्लिनिक की शुरुआत तीसरे चरण में की। गीता महोत्सव को लेकर फरीदाबाद में सरकारी स्कूल में भी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कई छात्र छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। गीता महोत्सव के जरिए स्कूल में चित्रकला, भाषण प्रतियोगिता, संवाद प्रतियोगिता एवं नाटक के माध्यम से गीता का उपदेश देते हुए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ शुक्रवार को सोनीपत में भाजपा कार्यकर्ताओं के बैठक के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि वे डॉक्टरों के साथ घर घर जाकर प्रयास करें कि कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज सभी को लग जाएं और इस मिशन को पूर्ण किया जाए। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर हरियाणा सरकार सतर्क हो गई है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने सभी सीएमओ को कड़ी निगरानी करने के निर्देश दिए।
फरीदाबाद पुलिस ने कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में लोगों को जागरूक किया, लोगों को मास्क पहनने की हिदायत भी दी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि सभी ओमिक्रॉन संबंधित मामलों में अब तक हल्के लक्षण पाए गए थे। देश और दुनिया भर में अब तक ऐसे सभी मामलों में कोई गंभीर लक्षण नहीं देखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि एट रिस्क वाले देशों से आने वाले यात्रियों को आगमन पर आरटी-पीसीआर टेस्ट से गुजरना होगा। कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर इलाज क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के तहत किया जाएगा। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,216 नए मामले सामने आए हैं। 391 मरीजों की मौत हो गई है। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 715 नए मामले सामने आए। इस दौरान 12 लोगों ने जान गंवाई है। कर्नाटका में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 363 नए मामले सामने आए। इस दौरान 3 लोगों की मौत हुई है। साउथ अफ्रीका में लेवल 1 का लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन के बाद सड़कें सूनी पड़ी हैं, बाजारों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। स्पेन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पहले मामले की पुष्टि की है। हालांकि इसका दक्षिण अफ्रीका से कोई संबंध नहीं है। दिल्ली एयरपोर्ट पर 6 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। गुरुवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर कुल 3,000 इंटरनेशनल पैसेंजर लैंड किए गए, जिनमें से 6 लोग कोविड पॉजिटिव थे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सिरसा में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। शहर थाना पुलिस ने मास्क न पहनने वाले 10 लोगों के चालान किए हैं। सिरसा जिला पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाई जा रही विशेष मुहिम ऑपरेशन क्लीन के तहत कारगर ढंग से अंकुश लगाने के लिए युवाओं को भी अग्रणी भूमिका निभानी होगी। पूरी तरह नशा मुक्त समाज की स्थापना की जा सके। पुलिस अध्यक्ष डॉक्टर अर्पित जैन ने प्रशासनिक भवन में जिला के युवा क्लबों के पदाधिकारियों को ऑपरेशन क्लीन के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने युवाओं से कहा कि जिला पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ एक विशेष अभियान ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। इस अभियान में युवा शक्ति की भागीदारी आवश्यक है। प्रदेश में बढ़ रहे नशे के अपराध को रोकने की मुहिम में रोहतक में पुलिस ने 130 मद नशीला पदार्थ नष्ट किया। एडीजीपी संदीप खिरवार ने बताया कि कोर्ट की गाइडलाइन और एनडीपीएस के प्रोविजन के मुताबिक सैंपल करने के बाद केस प्रॉपर्टी को नष्ट किया गया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आदेश पर निवारण समिति की बैठक में आई शिकायत पर प्रशासन हरकत में आया। रोड स्थित मावा भंडारण की टीम पहुंची। लगातार मिलावटी मावा बेचने की शिकायत मिल रही थी। अधिकारी कार्रवाई नहीं कर पाए। शिकायतकर्ता ने डिप्टी सीएम से शिकायत की थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मावा भंडारण पर पहुंचकर सैंपल लिए। टीम के आने की सूचना पाकर सभी मावा भंडारण दुकानों को ताला मारकर फरार हो गए। बहादुरगढ़ में बिजली निगम के कर्मचारियों ने कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी। कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने सरकार से बिजली विधेयक 2021 को वापस लेने की मांग की है और बिजली निगम का निजीकरण का वे लोग विरोध करते हैं। फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कॉमन हेल्थ सेंटर में छापा मारा और लिंग जांच कर गर्भवती महिलाओं का गर्भपात कराने का भांडा फोड़ा। पलवल सिविल सर्जन को सूचना मिली थी कि समयपुर गांव में गर्भपात करने का समय लंबे समय से किया जा रहा है। सिविल सर्जन ने इस बात की सूचना फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग को दी। दोनों जिलों की संयुक्त टीम ने मिलकर हेल्थ सेंटर पर छापेमारी की। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक क्लिनिकल अवैध तरीकों से चलाया जा रहा है। गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर एक बार फिर विवाद देखने को मिला। सेक्टर 37 में खुले में नमाज किए जाने पर हिंदू संगठनों ने जय श्री राम के नारे लगाए। हिंदू समाज के लोगों ने खुले में नमाज का विरोध किया। वहीं पुलिस की मौजूदगी में मुस्लिम समुदाय के लोगों को नमाज पूरी कराई गई।
फर्जी दस्तावेज दिखाकर नाबालिग पर बाल विवाह करने के आरोप में पुलिस ने नाबालिग के पति और ससुर पर मामला दर्ज किया। दरअसल बाल विवाह रुकवाने गई टीम को नकली दस्तावेज दिखाए थे, जिसमें लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक थी। जांच में पता लगा कि दस्तावेज नकली थे। राशन वितरण में गड़बड़ी करने को लेकर फरीदाबाद के जिला खाद्य आपूर्ति विभाग ने डिपो धारकों के खिलाफ कार्रवाई की, जिनमें 3 डिपो धारकों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए। वहीं 6 डिपो धारकों पर 5,000 का जुर्माना लगाया गया। इन डिपो धारकों में कुछ धारकों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं और कुछ पर जुर्माना लगाया गया है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर चलते लॉजिस्टिक ट्रक में आग लग गई है। ट्रक चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। कैथल के पंतन नगर में एक शादी के घर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। वहीं घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। इस घर में जनवरी में 2 लड़कियों की शादी होनी थी, जिससे दहेज का लगभग 2 लाख का सामान जलकर राख हो गया। परिवार ने मदद की मांग की। पानीपत में थर्मल डीएवी पब्लिक स्कूल के सामने 3 व्हीलर और क्रूजर गाड़ी की टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए और ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को इलाज के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनके हालात गंभीर बताते हुए उन्हें पीजीआई रेफर किया गया। गुरुग्राम में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार सड़क किनारे रखी ईंटों से टकरा गई, जिसकी वजह से गाड़ी सड़क किनारे ही पलट गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रेवाड़ी में तेज रफ्तार ट्रॉली ने शहीद राम तुलाराम चौक को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया। गनीमत रही कि चौराहे पर लगी शहीद राम तुलाराम की प्रतिमा बाल बाल बची। वहीं हादसा देर रात होते हुए कोई हताहत नहीं हुई। पुलिस ने ट्रॉली चालक को गिरफ्तार किया। पानीपत में हरियाणा रोडवेज बस और डंपर की टक्कर होने से बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में डंपर चालक की मौत हो गई है और बस में बैठे करीब 35 यात्री बच गए। $2 लाख का इनामी बदमाश धर्मेंद्र पहलवान पुलिस के हत्थे चढ़ा। दिल्ली पुलिस के लाइव गिरफ्तारी का वीडियो वायरल। दिल्ली पुलिस से ट्रांजिट डिमांड पर जिंदल लेकर गए। करनाल के गोंदर गांव में 25 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। शादी समारोह में हुई कहासुनी के बाद वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं युवक की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुटी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और झज्जर के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए। वहीं छात्राओं ने कहा कि स्कूल बंद होने से सीधा असर पढ़ाई पर पड़ेगा। छात्रों ने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस चलती पर ज्यादा कुछ समझ नहीं आता है। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर गुरुवार के बाद आज की सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद पीएम मोदी ने बनाई 5 सदस्यीय टास्क फोर्स। 124 पॉइंट में सिर्फ आवश्यक सामान और सीएनजी फिट टैंकों को मिलेगी एंट्री। वहीं दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल किया। इस दौरान दिल्ली सरकार ने 20 से अधिक कोविड अस्पतालों में निर्माण की भी अनुमति मांगी है। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या के चलते स्कूलों को फिर से बंद कर दिया गया है। दिल्ली में सभी स्कूल अगले आदेश तक के लिए बंद किए गए हैं। प्रदूषण के स्तर को देखते हुए प्रदेश सरकार ने हरियाणा के 4 जिला गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, सोनीपत में स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए। 14 जिलों में निर्माण कार्यों और जनरेटर सेट चलाना प्रतिबंध कर दिया गया है। पर्यावरण विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी किए।
दिल्ली एनसीआर की आबोहवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई लेवल 481 तक पहुंचा। भारतीय स्टार शटर पीवी सिंधु ने बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर फाइनल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में जर्मनी की युवानी ली को 21-10, 21-13 से हराया। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में चक्रवाती तूफान जवाद का खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटवर्ती इलाकों में चक्रवाती तूफान जवाद दस्तक दे सकता है।